हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं मोहम्मद मासूम वापस से आपका स्वागत करता हूँ बिजनेस एनवायरनमेंट चैप्टर 3 के लास्ट सेशन में। जैसा मैंने आपको बताया था, वादा भी किया था कि मैं बात करूंगा बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म्स की, और वो होंगे कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी में जो चेंजेस आए 1991 में, इन 1991 में जो नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई उसका इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर क्या फर्क पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, क्या इफेक्ट पड़ा। तो ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है और अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में रिफॉर्म्स हुए थे वो एक्चुअली थे क्या। तो इसको भाई हम लोग जानते हैं एलपीजी के नाम से। क्या है ये एलपीजी? एलपीजी से भाई लिक्विड पेट्रोलियम गैस नहीं समझ लीजिएगा। एलपीजी का मतलब होता है एल फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G फॉर ग्लोबलाइजेशन। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले टर्म से। क्या है पहला टर्म? पहला टर्म है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन जैसा मतलब होता है लिबर्टी का, आजादी या स्वतंत्रता। तो लिबरलाइज करने का मतलब होता है बिजनेस को बेकार के रूल रेगुलेशन से मुक्त कर दो, बेकार के रूल रेगुलेशन से मुक्त कर दो, ताकि बिजनेस को स्टार्ट करना, बिजनेस को चलाना और उसका विस्तार करना आसान हो जाए। बात समझ गए? तो 1991 से पहले जो इंडियन गवर्नमेंट की जो आजादी हुई थी, हम लोगों को स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय से पहले से भी जो हमारा जो नजरिया था, हमारे जो पॉलिसी मेकर्स थे, उनका नजरिया था कि हम लोग जो है बिजनेस को बहुत बांध करके रखें, है ना, बहुत बांध करके रखें। और उसमें बहुत ज्यादा नियम थे, है ना। उसको लाइसेंस राज के बारे में आपने सुना होगा, हर छोटे से बड़े बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ती थी। तो बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही मुश्किल था, है ना। तो 1991 में सबसे पहले जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, जिन्होंने लीड किया था, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री भी रहे हैं और फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट भी हैं। तो उन्होंने बोला, उनकी अध्यक्षता में ये काम हुई थी, और जो उन्होंने बोला भाई लिबरलाइज करो, मतलब जो फालतू के रूल्स रेगुलेशन हैं उनसे बिजनेस को मुक्त कर दो भाई। तो देखते हैं फॉर्मली क्या कहते हैं। टू फ्री बिजनेस, बिजनेस को मुक्त कर दिया जाए फ्रॉम अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन। बेकार के नियमों से भाई इसको मुक्त करो, ताकि बिजनेस अच्छे से स्टार्ट हो, जल्दी से स्टार्ट हो जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए कोई आदमी बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको गवर्नमेंट कहती है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लाइसेंस में जो है आपको 1 लाख रुपए डिपॉजिट देना पड़ेगा, 4 महीने का एप्लीकेशन का टाइम लगेगा, ठीक है। तो अब जब लिबरलाइजेशन की बात करते हैं, तो या तो इसके बाद क्या होगा कि जो एप्लीकेशन मनी है उसको बिल्कुल हटा दिया जाएगा, या 1 लाख से उसको थोड़ा कम कर दिया जाएगा। ये 3 महीने का टाइम जो है उसको घटा करके 5 दिन कर दिया जाएगा, 10 दिन कर दिया जाएगा। मतलब हम बिजनेस कम्युनिटी को, द पीपल हु वांट टू स्टार्ट देयर बिजनेस, उनका काम हम आसान करें, बिजनेस को शुरू करना आसान हो जाए। यही है मूल मंत्र लिबरलाइजेशन का। तो बिजनेस मुक्त हो गया भाई, किस चीज से मुक्त हो गया? अननेसेसरी रूल्स एंड रेगुलेशन से मुक्त हो गया, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है लिबरलाइजेशन से जुड़ा हुआ। पहला तो है अबॉलिशिंग लाइसेंसिंग सिस्टम। एबॉलिश मतलब समाप्त कर देना। तो लाइसेंस सिस्टम को धीरे धीरे करके समाप्त करने की बात कही गई। सिलेक्टेड जो कुछ चुनिंदा सेक्टर्स थे उनके लाइसेंसिंग को धीरे धीरे करके हटा देना है। तो लाइसेंसिंग सिस्टम को अगर आप हटा देंगे तो क्या होगा? बिजनेस करना आसान हो जाएगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा है फ्रीडम इन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस। देखो स्केल का मतलब क्या होता है, स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल। तो पहले जो बिजनेसमैन प्रोडक्शन करता था तो उसके ऊपर पाबंदी थी कि आप इतना ही उत्पादन कर सकते हैं, इतना ही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, इतने मार्केट में ऑपरेट कर सकते हैं। दूसरे मार्केट में जाना है, एक्सपेंशन करना है, तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। तो ये भी बहुत जो है बैरियर था, एक बाधा था। तो यहाँ पे बोला गया फ्रीडम इन डिसीजन डिसाइडिंग स्केल ऑफ बिजनेस। इसका मतलब है कि आप बिजनेस जो है लार्ज स्केल पे करना चाहते हैं या स्मॉल स्केल पे करना चाहते हैं, आप इसको डिसाइड कर सकते हैं, इसमें ज्यादा परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके राइट, स्केल हो गया। पहले तो लाइसेंसिंग खत्म करो, फिर स्केल में जो है वो स्वतंत्रता दो। उसके बाद तीसरा आता है रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब हो गया, जैसे मान लो कि अगर आप कोई गुड्स जो है आप हरियाणा में प्रोडक्शन करते हैं, हरियाणा से आप उत्तर प्रदेश लाना चाहते हैं, शिमला लेकर के जाना चाहते हैं, तो ये जो मूवमेंट होता है गुड्स का, है ना, ये जो मूवमेंट होता है गुड्स का एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, इसके ऊपर भी बहुत तरीके के टैक्सेस थे, रिस्ट्रिक्शन थे, है ना, जो कि बिजनेस के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जा सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इसको भी हटाने की बात की गई कि जो मूवमेंट ऑफ गुड्स है उस पर जो पाबंदियां हैं उनको हटाया जाए, ताकि हर स्टेट से दूसरे स्टेट में
जो गुड्स है उनका डिस्ट्रीब्यूशन हो सके। जरा सोचिए, क्या कोई प्रोडक्ट जहाँ उत्पादन होता है वहीं यूज होता है क्या? बिल्कुल नहीं, है ना। वो तो कहीं ना कहीं जाएगा ना। शिमला में दवा बनती है, हिमाचल प्रदेश में तो वो सिक्किम तक जाता है। राजस्थान में कपड़ा बनता है तो पूरे बिहार, दिल्ली, हर जगह जाता है ना। तो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहीं तो कंजम्पशन नहीं होगा। अगर आप मूवमेंट ऑफ गुड्स पे ही पाबंदी लगा देंगे तो बिजनेस ग्रो कैसे करेगा? बहुत ही जेन्युइन पॉइंट है ये, ठीक है। अब हम लोग आते हैं सिंप्लीफाइंग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। तो लिबरलाइजेशन में ये भी कहा गया कि अगर कोई बिजनेसमैन इंपोर्ट करना चाहता है, आयात करना चाहता है, फॉरेन से खरीदना चाहता है या फॉरेन में बेचना चाहता है, एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो उससे भी संबंधित नियम जो है, जो प्रोसीजर है, उनको सिंपल किया जाए। उसमें जो मुश्किल प्रोविजन है उसको वो हटा दिया जाए। तो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को भी आसान करने की बात कही गई है ना। इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे रिड्यूसिंग टैक्स रेट, है ना। जितने भी टैक्स रेट थे बहुत ज्यादा थे, एग्जॉर्बिटेंट सेट किए गए थे, जो कि बहुत प्रोडक्ट को महंगा कर देता था, है ना। तो ये जो टैक्स रेट है ये भी एक तरीके का बाधा है, बैरियर है। इसको भी कम करने की बात कही गई लिबरलाइजेशन में। और उसके बाद अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अगर फॉरेन से, विदेश से कोई कंपनी आना चाहती है इंडिया में या किसी भी कंट्री में, तो भाई उसको आने की आजादी हो, उसका स्वागत किया जाए। और उसमें जो बाधाएं हैं, रिस्ट्रिक्शन है गवर्नमेंट की, जो पुराने जो रूल्स थे उनको लचीला बनाया जाए, ताकि बिजनेस जो है फॉरेन से भी लोग आए और बिजनेस करें। तो इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं आज हमारे यहाँ लिबरलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है कि बिजनेस ज्यादा ग्रो कर रहा है। अब देखते हैं फॉरेन से भी कंपनी आती है तो उतना परेशानी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है तो अभी भी रूल्स हैं लेकिन उतना नहीं है। बात समझिए। अब हम लोग बात करेंगे, लिबरलाइजेशन तो हो गया, उसके बाद बात करेंगे हम लोग प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट कंपनी किसको बोलते हैं? जो जिसका ओनरशिप, जो जिसका मालिक जो है कोई निजी आदमी होता है। जैसे रिलायंस का मालिक अंबानी हो गया, है ना, टाटा ग्रुप, ये सब प्राइवेट कंपनी है। बात समझ लें। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो सरकारी कंपनियां हैं, द कंपनीज हुज ओनरशिप इज इन द हैंड ऑफ गवर्नमेंट, द ट्रांसफर ऑफ दोज कंपनीज शुड बी देयर इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट कंपनीज। तो हम जानते हैं हमारी जो इकोनॉमी है वो मिक्स्ड इकोनॉमी है, पब्लिक सेक्टर भी काम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी काम करती है। तो प्राइवेटाइजेशन में 1991 में बोला गया कि अब पब्लिक सेक्टर पीछे जाएगा, पब्लिक सेक्टर पीछे जाएगा, गवर्नमेंट बिजनेस नहीं करेगी, अब निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। तो धीरे धीरे क्या किया गया, जो छोटी छोटी जो कंपनियां, सरकारी कंपनियां थी, है ना, वो लॉस में चल रही थी, सिक हो गई थी, है ना, गवर्नमेंट के खजाने पे बर्डन थी, उसको बात किया गया कि इसको धीरे धीरे इसमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कम कर दी जाए। तो प्राइवेट कंपनियों को बोला गया, आइए हमारी कंपनी को खरीद लीजिए, 5% ले लीजिए, फिर 5% से 10%, 15%, 20%, है ना। तो आज के डेट में देखते हैं आप, एयर इंडिया के बारे में आप सुनते हैं, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC के बारे में आप सुनते हैं, IDBI बैंक के बारे में आप सुनते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। तो देयर आर अ नंबर ऑफ कंपनीज, है ना, जो मतलब पब्लिक सेक्टर का पूरा बुनियाद था, मेन पिलर था, उसको धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया गया। 1991 से जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ है तो वो बढ़ता ही गया। अब आज के डेट में 1999 का आंकड़ा कहता है कि 76% जो था कंट्रीब्यूशन GDP में वो प्राइवेट सेक्टर का था, और आज के डेट में बढ़ करके तो कहीं ज्यादा हो गया होगा। तो अब हम बात करें कि भाई ये मिक्स्ड इकोनॉमी, क्या सही में मिक्स्ड इकोनॉमी आगे रहने वाली है? तो जिस तरह से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मुझे तो नहीं लगता भाई कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी रहेगा। एक दिन ऐसा होगा कि हर क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर का ही बोलबाला होगा, और गवर्नमेंट चाहे जो भी आ जाए, अब पॉलिसी देखिएगा यूनिफॉर्मली यही हो रहा है कि प्राइवेटाइजेशन को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। अब हम बात करेंगे भाई कि आलोचना करना तो आसान होता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक को भी समझना पड़ेगा, क्यों गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया, क्यों हमारे जो अर्थशास्त्र लोग बड़े बड़े बैठे हुए उनको क्या हुआ कि ऐसा सोचना पड़ा कि प्राइवेटाइज कर दो, है ना। तो देखते हैं हम लोग, प्राइवेटाइजेशन इज द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, जिसको डिसइन्वेस्टमेंट कहा गया। इन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा लगाना, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब पैसा निकाल लेना। तो सरकार ने अपनी कंपनियों से पैसा निकाल लिया और उसमें प्राइवेट सेक्टर को ऐड कर दिया। फाइन। तो हम देखते हैं इसमें डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ सिक इंडस्ट्रीज। सिक इंडस्ट्रीज हम उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो काफी समय से जो है लॉस में चल रही हो। बहुत सारे जो चीनी की मिलें थी, कपड़े की मिलें थी, वो बहुत दिन से लॉस में चल रही थी। तो सरकार को क्या करना पड़ता था? सैलरी तो पे करना है, रेंट पे करना है, बहुत तरीके का जो है सरकार के बर्डन, सरकार के खजाने पे ना बर्डन था। तो सरकार ने क्या किया, भाई डिसइन्वेस्टमेंट करो, ठीक इंडस्ट्रीज जो है उनको बेच डालो, ठीक है।
सेकेंड है रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो लॉस हो रहा था, हानि हो रही थी, उसको भी कम करना एक बहुत बड़ा फैक्टर था। भाई कितने दिनों तक हम उसको झेलेंगे, तो उसको सेल कर दो, है ना। पॉइंट नंबर 3 द इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। आप जानते हैं जो सरकारी कंपनियां थी, पब्लिक सेक्टर थी, वो बढ़िया से प्रोडक्शन नहीं कर पा रही थी, सर्विस भी नहीं दे पा रही थी। बहुत सारा कारण था उसका, उनकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी थी, मशीनें खराब हो चुकी थी, वर्कर जो थे वो प्रोफेशनल नहीं थे, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं था, मेंटेनेंस नहीं था, देयर वर अ लॉट ऑफ रीजन था। तो ये सारे रीजन जो है ना मिल करके क्या कर रहे थे ना, पब्लिक सेक्टर को सड़ा रहे थे। तो क्या करना था, गवर्नमेंट को धीरे धीरे उसको निकालो और पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को उसको बेच डालो। तो क्या था भाई, इंप्रूविंग परफॉर्मेंस। तो उसी कंपनी को जो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में लिया, क्या हुआ, उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर जब आएगी वो तो प्रॉफिट देखेगी और प्रॉफिट कमाने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। तो ये भी था भाई कि पब्लिक सेक्टर का परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 4 पे, इंक्रीजिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर। भाई होता है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स को हाथ से खिलाते हैं, स्पून फीडिंग करते हैं। जब बच्चा बड़ा हो जाता है ना तो पेरेंट्स बोलते हैं जाओ अपने से खाना खाओ, घूमो फिरो, जो डिसीजन लेना है ले लो। तो सरकार भी अब यही सोचती है, भाई आजादी के बाद इतने दिनों तक तो हम लोग ढो रहे थे, अब जो प्राइवेट सेक्टर है वो बच्चे की तरह, इनको आगे बढ़ने दो, इनको ग्रो करने दो। लेट अस फोकस ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, let us focus on governance, let us focus on the protection of country and other public sector things, right? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला हमारा जो है अब बिजनेस से नजरिया हट रहा है, बिजनेस पे हम फोकस नहीं करेंगे, बिजनेस प्राइवेट सेक्टर करेगी। तो यहाँ से प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बढ़ाने की बात की गई। फाइन, तो ये था आपका प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। सरकारी कंपनी का ओनरशिप प्राइवेट कंपनी को दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं भाई, प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं। अंडरस्टूड। तो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और टाइम लिमिटेशन है इसलिए मैं अगले टॉपिक पे आऊंगा। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लास्ट में जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है भाई, ग्लोब समझते हैं पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड, जो टेबल पे आपके ग्लोब रखा रहता है। ग्लोबलाइजेशन को इकोनॉमिक्स में कहा जाता है इंटीग्रेशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग वर्ल्ड इकोनॉमी टू प्रमोट फ्री ट्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक कर दो ताकि हर देश से दूसरे देश में प्रोडक्ट जाएं, सर्विसेज जाएं। अमेरिका इंडिया को कार बेचे, इंडिया सॉफ्टवेयर अमेरिका को बेचे, रशिया से हम हथियार खरीदे, रशिया को हम जो है कुछ और प्रोडक्ट बेचे। तो हर कंट्री के बीच में बिजनेस रिलेशन हो, ट्रेड को बढ़ावा दिया जाए, इसी के लिए ग्लोबलाइजेशन का टर्म लाया जाए। अब ये ग्लोबलाइजेशन होगा तो क्या होगा, हम लोग बात करें एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग फ्रॉम इम्पोर्ट। जो इम्पोर्ट हो रहा है उसके ऊपर से जो लाइसेंसिंग है, लाइसेंसिंग सिस्टम को हटाया जाए, एबॉलिश किया जाए। दूसरी बात, रिमूविंग टैरिफ रिस्ट्रिक्शन। देखिए टैरिफ उन सारे टैक्सेस को कहते हैं जो इम्पोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे लगता है। तो ये टैक्सेस जितने ज्यादा होंगे, टैरिफ जितने ज्यादा होंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना उतना ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बात समझे। तो यहाँ पे क्या है, रिमूविंग टैरिफ, टैरिफ को हटा दीजिए, टैरिफ की जितनी पाबंदियां हैं, रिस्ट्रिक्शन है, उनको आप जो है हटा दीजिए। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है, बाहर की कंपनियां यहाँ बिजनेस करना चाहती हैं, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कीजिए, उनको जो है इन्वेस्टमेंट करने में आप हेल्प प्रोवाइड कीजिए। तो आज हम लोग बात करते हैं एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। तो आप देख सकते हैं एफडीआई जो आज हम लोग इतना इसके ऊपर बवाल होता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये सब की आधारशिला वहां से रखी जा चुकी थी और ये हो रहा है। ठीक है, तो प्रोवाइड करें फॉरेन कंपनीज को कि आपके कंट्री में आए। एंड रिडक्शन इन सब्सिडी, सब्सिडी समझते हैं, लोकल जो बिजनेस है उसको जो सरकार छूट देती है। जैसे मान लो कोई बिजनेसमैन है लोकल, उसको सरकार बोलती कि तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम्हारे लोन पे इतना % हम इंटरेस्ट माफ कर देंगे। तो लोकल बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से जो फैसिलिटीज दी जाती है, इन्हीं फैसिलिटीज को हम सब्सिडी कहते हैं। तो लोकल बिजनेस को अगर आप सब्सिडी देंगे तो फॉरेन कंपनीज कैसे आएंगी, ये तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए इसमें सब्सिडी को हटाने की भी बात की गई, जिसके आधार पे बहुत बहस भी होता है। कुछ लोग इसका विरोध इसीलिए करते हैं, लोकल कंपनी को आप पीछे कर रहे हो, सब्सिडी नहीं दोगे, फॉरेन कंपनीज को फेवर करोगे, तो ये कौन सा देशभक्ति हुआ। ठीक है, अच्छी बात है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ओपिनियन होता है। हम लोगों ने अभी 3 टर्म पे बात किया। लिबरलाइजेशन, बिजनेस को सारी पाबंदियों से मुक्त करो, बिजनेस करना आसान हो जाए। प्राइवेटाइजेशन, सरकारी कंपनियों को प्राइवेट कंपनियों के हाथ में दे दो, उसका ओनरशिप ट्रांसफर कर दो। और ग्लोबलाइजेशन, पूरी दुनिया को वो की जो इकोनॉमी है वो एक कर दो, ताकि हर कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स जो है उसका फ्री फ्लो हो, सर्विसेज जो है उसका
फ्री फ्लो हो। और ग्लोबलाइजेशन का रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं, सैमसंग का फोन यूज करते हैं, चाइनीज फूड हम लोग खाते हैं, है ना, हॉलीवुड की फिल्में हम लोग देखते हैं, हमारे जो शूज होते हैं वो फॉरेन कंट्री से, फॉरेन ब्रांड के होते हैं, हमारी कारें, रेफ्रिजरेटर, सब चीज तो फॉरेन की ही आ गई है। तो हम लोग फॉरेन कंपनी के कंज्यूमर्स बन गए, तो हो गया ना भाई ग्लोबलाइजेशन, हर चीज को बदल गया, फूडिंग हैबिट, क्लॉथिंग सेंस, कल्चर, एवरीथिंग इज गेटिंग ग्लोबलाइज्ड। ओके, तो ये एक दिन में नहीं हुआ है भाई साहब, ये तो बस सिलसिला चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन अभी भी हो रहा है। अब हम लोग बात करेंगे कि ये जो तीन चीजें हुई है ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसका हमारे इंडस्ट्री पे क्या प्रभाव पड़ा है। तो इस इफेक्ट को हम लोग बात करेंगे, कुछ अच्छे इफेक्ट होंगे, कुछ बुरे इफेक्ट भी होंगे। तो लेट अस डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ फॉरेन, impact of economic policies on Indian industry. Fine. चलिए, तो हम लोग पहला इफेक्ट देखते हैं, क्या इम्पैक्ट हुआ इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर, इकोनॉमिक पॉलिसीज में जो चेंज हुआ तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ। पहला चीज है इंक्रीजिंग कंपटीशन। सोचो, बिजनेस जो है लिबरलाइज कर दिया गया तो ज्यादा बिजनेस जो है स्टार्ट होने लगे, है ना। उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन हुई तो पब्लिक सेक्टर भी जो है प्राइवेट सेक्टर बन गई, वो लोग भी प्रोफेशनल हो गए, वो लोग भी कंपटीशन बढ़ा दिए। तीसरी चीज ग्लोबलाइजेशन हुआ तो फॉरेन से कंपनीज आ गई, ये लो। तो अब पहले क्या था, जो टाटा है उसको जो है मारुति से ही कंपटीशन करना है, लोकल कंपनी से ही कंपटीशन कर रही थी। लेकिन अब क्या हुआ, लोकल कंपनीज को, इंडियन कंपनीज को लोकल कंपनी के अलावा फॉरेन कंपनीज के साथ भी कंपटीशन करना पड़ा। मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया, जब बिजनेस बढ़ेगा तो कंपटीशन भी बढ़ेगा। तो पहली चीज है इंक्रीजिंग कंपटीशन, कस्टमर के लिए बढ़िया है, कंपटीशन बढ़ता है तो कस्टमर के लिए हमेशा अच्छा होता है। और यही चीज जो है सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हैं, मोर डिमांडिंग कस्टमर। अब क्या है ना, कस्टमर पहले एक कंपनी था जहाँ से कार खरीद सकता था, अब 4 हो गई, 5 हो गई, तो कस्टमर डिमांड करने लगा, सर कार खरीदना है, कितना % डिस्काउंट दीजिएगा। वो बोलता है 10%, है 10%, वहाँ तो 20% दे रहा है, वो तो लोन भी दे रहा है ना, इतना जो है फैसिलिटी भी दे रहा है, फ्री राइड भी दे रहा है। तो जैसे आज की डेट में आप खरीदने जाते हैं ना सामान, तो कैसे बार्गेनिंग करते हैं, क्यों, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस बढ़ गए हैं, पहले ऑप्शन नहीं था कस्टमर के पास। तो जब कंपटीशन बढ़ा तो कस्टमर का बार्गेनिंग पावर बढ़ गया और कस्टमर जो है ज्यादा डिमांडिंग हो गया, राइट। चलिए हम लोग बात करते हैं थर्ड, जो इंडस्ट्री पे तीसरा इफेक्ट आया है वो रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। जरा सोचिए, जब फॉरेन से कंपनी आई, ग्लोबलाइजेशन की वजह से फॉरेन से कंपनी आई तो वो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर के आई, उनकी टेक्नोलॉजी इंडियन टेक्नोलॉजी से तो कई ज्यादा एडवांस थी। अब ये प्रेशर हो गया इंडियन कंपनीज के ऊपर भी कि वो भी अपनी टेक्नोलॉजी में बदलाव लाएं, अगर कस्टमर को रोक के रखना है तो। नहीं तो क्या होगा भाई, सारे कस्टमर भाग जाएंगे। तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट था, प्रोडक्शन मेथड था, मार्केटिंग का तरीका था, कस्टमर को सर्विस देने का तरीका था, वो सब का सब जो है उसमें बदलाव आना शुरू हुआ, जो कि अच्छा है, बिल्कुल सही है। फिर हम लोग बात करते हैं नेसेसिटी फॉर चेंज। बदलाव महसूस हुई, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, लॉजिस्टिक्स, बिजनेस का जितना भी पार्ट था सबको बदलने की जरूरत पड़ी। और खास करके यहाँ पे मेंशन करूंगा ह्यूमन रिसोर्स की। जो हमारे यहाँ मैन पावर था, पहले का मैन पावर कैसा होता था, पहले का जो मैन पावर था वो कैसा होता था, ह्यूमन रिसोर्स। अभी चले जाए आप सरकारी बैंक में, है ना, अकाउंट खुलवाने के लिए, अच्छा कल आइएगा, परसों आइएगा। लेकिन जब आप प्राइवेट बैंक में जाते हैं तो वो क्या बोलता है, सर फॉरेन अकाउंट खोलता हूँ, है ना, संडे को भी काम हो जाएगा आपका। तो भाई ये तो डिफरेंस है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, कि जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स पब्लिक सेक्टर में थे वो उतने एफिशिएंट और प्रोफेशनल नहीं थे। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें जो लोग होते हैं वो एफिशिएंट हैं, उनको ट्रेन किया जाता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है कि वो परफॉर्मेंस दें, बात समझ रहे हैं। इसीलिए नेसेसिटी फॉर चेंज में सबसे ज्यादा बदलाव जरूरत हुई कि आप जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स हैं, उनको ट्रेन करें, उनको एफिशिएंट करें, उनको आप प्रोफेशनल बना दें, बात समझ रहे हैं। तो एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव हुआ। अब हम लोग देखते हैं मार्केट ओरिएंटेशन। क्या मतलब होता है मार्केट ओरिएंटेशन का, इसका मतलब है कि बिजनेस में मार्केट इंपॉर्टेंट है, मार्केट मतलब कस्टमर इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, कंपनी कुछ भी बना देती थी, कंपनी ने कार बना दिया, फोन बना दिया, तुमको लेना है तो लो, नहीं तो वापस जाओ, क्यों, क्योंकि कंपनी के पास कस्टमर्स की कमी नहीं थी। अब क्या है, मार्केट ओरिएंटेशन में कंपनी कस्टमर से स्टार्ट करती है।
तो बिफोर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग मार्केट में जाती है कंपनी, रिसर्च करती है कौन सा प्रोडक्ट बिकेगा, कितने में बिकेगा, कस्टमर क्या चाहता है, और जब मार्केट से सारा स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट हो जाता है, कस्टमर का चॉइस सब कुछ पूछ लेता है, अब कस्टमर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट बनाता है। तो मार्केट ओरिएंटेशन का मतलब हो गया मार्केट के अकॉर्डिंगली, मार्केट के हिसाब से आपको बिजनेस करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हो, प्राइसिंग हो, मार्केटिंग हो, सब में आपको मार्केट के अकॉर्डिंगली, मार्केट के अनुसार चलना पड़ेगा, कस्टमर की बात को सुनना पड़ेगा। ये है आपका मार्केट ओरिएंटेशन। तो हर हालत में फायदा किसका है? कस्टमर को फायदा है। सही। अब हम लोग देखते हैं लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू पब्लिक सेक्टर। जो बजट, जो फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाता था, वो अब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। क्योंकि गवर्नमेंट जानती है कि अब हमको पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाना नहीं है, पब्लिक सेक्टर को आगे हम नहीं बढ़ाएंगे। इसीलिए जो फंड, जो फाइनेंस गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी पब्लिक सेक्टर को, उसको उसने रोक दिया और कहा अब हम इतना सपोर्ट नहीं करेंगे। तो धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर से हाथ पीछे खींच लिया और प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट करना शुरू कर दिया। ओके, तो ये था इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस ऑन इंडस्ट्रीज, इंडियन इंडस्ट्रीज। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। और लास्ट में जाते जाते मैं आपको फिर से कहूँगा कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर नहीं किया हो तो शेयर करें, लाइक करें और उन सब तक पहुँचाएं जिनको